तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक चाइनीज हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट अल्टीमेट मेलोवेंस। ये मूवी एक ट्रिलॉजी मूवी है जिसमें हम लोग देखेंगे 3 अलग अलग डिमोनिक कहानियां। IMDb ने इसे 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, पर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा इंसान के असली नेचर को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट अल्टीमेट मेलोवेंस मूवी की एक डरावनी कहानी। तो पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है मेमेंटो मोरी, जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक मर्डर को जहाँ पे एक लड़की को किसी बेसमेंट में बंद कर रखा था। उस लड़की के पास एक आदमी आता है और फिर एक हथौड़े से उसे पूरी तरीके से मार डालता है। खून की नदियां बह जाती है और सीन जाता है एक पुराने कारखाने में जहाँ पे आते हैं 2 दोस्त एक सोफा लेके। उन लोगों के नाम थे यू और ताम, और असल में ये कबाड़खाना इन दोनों का एक सीक्रेट स्टूडियो था जहाँ पे ये लोग स्टोरीज वगैरह लिखते थे। दोनों ही लोग मेरी तरह फिल्म मेकर बनना चाहते थे और उसी के लिए ये लोग मेहनत कर रहे थे। अब जो यू था उसे जानवरों को म्यूटिलेट करने का शौक था, जो थोड़ा अजीब था, पर यू के पास ढेर सारे मरे हुए जानवर थे जिन्हें वो स्टूडियो में ही रखता था। खैर आगे हमें पता चलता है कि ताम एक स्क्रीन राइटर डायरेक्टर का असिस्टेंट भी है और वो डायरेक्टर दोनों ही दोस्तों की बात नहीं सुनता था, हमेशा मूवी सेट पे अपनी मर्जी चलाता था। एक दिन इसी बात पे ताम और यू डायरेक्टर से लड़ जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों की कितनी ज्यादा गहरी दोस्ती है। खैर उस दिन के बाद से यू एक मूवी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करता है क्योंकि डायरेक्टर उन्हें काम से निकाल देता है, और उसकी जो मूवी थी वो एक सीरियल किलर के बारे में थी। उन दोनों को अब काम की तलाश थी, पर धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी। और फिर कुछ दिन बाद जब स्क्रीन प्ले पूरा होता है तो उसकी कहानी कमाल की थी, इतनी कमाल की कि डायरेक्टर भी उसे खरीद लेगा। यू अपनी कहानी को ताम को सुनाता है और जो कहानी में सीरियल किलर था ना, वो अपने विक्टिम्स को मार के अपने घर के अंदर ही छुपाता था। खैर यू को अपनी स्क्रिप्ट का डायरेक्टर भी बनना था, पर यह बात ताम को अच्छी नहीं लगती क्योंकि डायरेक्टर बनने का सपना उसका था। इसी बात में उन दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है और यू जाके टकराता है दीवार से और वो नीचे गिर जाता है। यू जब थोड़ी देर बाद नहीं उठता तो ताम घबरा जाता है और तभी जमीन के पास आ जाता है बहुत सारा खून। ताम समझ जाता है कि यू के सर में गलती से दीवार में लगी हुई एक कील घुस गई थी, पर तभी उसकी नजर पड़ती है स्क्रिप्ट पे और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ताम इसके बाद अपना असली नेचर दिखाता है और वो यू की लाश को भर देता है एक बैग के अंदर और उसकी स्क्रिप्ट को चुराकर ले जाता है डायरेक्टर के पास। वो अपनी स्क्रिप्ट को पिच करता है और प्रोड्यूसर्स को उसकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज्यादा कि ताम को वो डायरेक्टर बना देते हैं। यहाँ से सीन जाता है कुछ दिन आगे जहाँ पे ताम अब उस मूवी को डायरेक्ट कर रहा था। और दोस्तों मूवी की शुरुआत में जो हमने मर्डर वाला सीन देखा था ना, वो इसी मूवी की शूटिंग का एक सीन था। एक दिन शूटिंग के बाद ताम रिलैक्स कर रहा था, पर साथ ही साथ हमें पता चलता है कि ताम भी बाकी डायरेक्टर्स की तरह क्रूल हो गया है और वो अपनी टीम से अच्छे से बात नहीं करता। खैर शूटिंग कंटिन्यू रहती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से सीरियल किलर मूवी में बहुत सारे लोगों को मार के ठिकाने लगाता है, पर एक दिन कैमरे में ताम को एक्टर की जगह दिखाई देता है यू और वो डर जाता है। यहाँ पे ताम अपनी पुरानी दोस्ती के कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगता है, पर वो अब जाता है घर और कहीं ना कहीं उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अगले दिन शूटिंग चालू रहती है और एक सीन में जब किलर बहुत सारी पन्नियों में अपने विक्टिम का पीछा कर रहा था, तभी ताम को फिर से यू दिखाई देता है और इस बार यू ताम पे एक चाकू से हमला कर देता है, पर तभी ताम जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। खैर नेक्स्ट डे ताम के पास आते हैं 2 पुलिस वाले और वो दोनों यू की तलाश में वहां पे आए थे। पुलिस वाले ताम से सवाल जवाब करते हैं जिनकी बातों से ताम को मर्डर वाला दिन याद आने लगता है, पर ताम ऑब्वियसली पुलिस वालों को झूठ बोल के वहां से निकाल देता है। अब उस रात को ताम अपने स्टूडियो में था और वो निकालता है यू की लाश वाले बैग को ताकि वो उसे ठिकाने लगा सके इससे पहले पुलिस उसके घर पे आए, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक कपबोर्ड पे। वो उसे जाकर खोलता है और दोस्तों कपबोर्ड से बाहर निकलता है एक लड़की का कटा हुआ सर, जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं।
वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और गलती से उससे एक इंसान की मोल्ड खुल जाती है जिसके अंदर एक इंसान की लाश थी। एक और लाश क्लोजेट के अंदर से बाहर निकलती है और सारी लाशें पन्नी के अंदर रैप थी, जिससे ताम बुरी तरीके से कांप जाता है। ये लाशें वहां पे कैसे आई उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पर फिर वो चेक करता है यू का फोन, जिसमें उसे कुछ मिलती है डेमोनिक रिकॉर्डिंग्स। हमें अब पता चलता है कि यू अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे अपनी मूवी के लिए आइडिया चाहिए था, और उस आइडिया को ढूंढने के चक्कर में ही यू ने लोगों के मर्डर करना शुरू कर दिए थे। यू ने सबसे पहले एक होमलेस आदमी को मार डाला था और फिर उसने कुछ दिन बाद एक टैक्सी ड्राइवर को मारा था। वो अपने विक्टिम्स को सुनसान एरिया में ले जाकर मारता था एक हथौड़े से, और ये सारी बातें उसने अपनी कहानी में लिखी थी। और इसका मतलब दोस्तों, जो मूवी ताम बना रहा है वो सच्ची घटना पे आधारित है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब राज खुलता है कि मूवी की स्टार्टिंग वाला मर्डर असलियत में हुआ था और वो लड़की यू की ही एक विक्टिम थी जिसका कटा हुआ सर अभी अभी हमने देखा। यू अपने हर मर्डर के बारे में रिकॉर्डिंग करता था ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को भूल ना जाए, और ये सब पता चलने के बाद ताम पूरी तरीके से कांप चुका था। कहानी के लास्ट सीन में हमें ताम का भी एक खौफनाक सच पता चलता है, क्योंकि दोस्तों यू के सर के अंदर जब कील घुस गई थी तो भी वो जिंदा था, पर ताम ने जब उसकी स्क्रिप्ट को देखा और थोड़ा सोचा तो ताम ने अपने ही दोस्त को एक हथौड़े से मार डाला था। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि एक इंसान एक दूसरे इंसान को कभी भी नहीं समझ सकता। दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्टली या फिर टेरिबल टेंडरनेस, जिसमें हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है फ्लोरा। फ्लोरा असल में कॉफी शॉप में डेली आती थी, पर एक दिन उसे मिलता है एक आदमी जो उसकी टेबल पे बैठा हुआ था। उन दोनों में बातचीत होती है और आदमी फ्लोरा से पर्सनल बातें करने लगता है। यहाँ पे फ्लोरा अपने बारे में कहानी बताना स्टार्ट करेगी पुरानी बातों में, तो टाइमलाइन में हर जगह फेर बदल होगी, पर कहानी एंड में यहीं पे आ जाएगी। हमें पता चलता है कि फ्लोरा की जॉब छूट गई है और वो आजकल अपनी दोस्त मॉरीन के घर पे रहती है, पर फ्लोरा को मॉरीन का घर कुछ दिनों से हॉन्टेड लग रहा था। फ्लोरा इसलिए घर से ज्यादा कॉफी शॉप में रहती थी, पर अब आदमी थोड़ा पर्सनल सवाल करने लगता है और इसलिए सीन जाता है 9 दिन पहले। हमें दिखाते हैं फ्लोरा को जो मॉरीन के घर पे थी, और मॉरीन का उसे कॉल आता है जो ऑफिस में थी। मॉरीन असल में एक फिल्म मेकर थी और उसने अपनी स्क्रिप्ट फ्लोरा को पढ़ने के लिए दी हुई थी। फिल्म का डायरेक्टर वही आदमी था जो पिछली स्टोरी में खरूज डायरेक्टर बना था, और इसी डायरेक्टर की वजह से ये दोनों कहानियां आपस में कनेक्टेड है। खैर, फ्लोरा रात के टाइम मॉरीन की स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करती है और 9 दिन पहले वो एक बार में काम करती थी। फ्लोरा थोड़ा उस टाइम बिजी थी, पर मॉरीन की कहानी पढ़ते पढ़ते फ्लोरा कहानी में डूब जाती है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी कि कोई भी प्रोड्यूसर उसे खरीद लेगा। थोड़ी देर बाद फ्लोरा के पास आती है मॉरीन और वो फ्लोरा से थॉट्स मांगती है अपनी स्क्रिप्ट पर फ्लोरा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि दोस्तों मॉरीन का जो स्क्रिप्ट का आइडिया था ना, वो फ्लोरा ने मॉरीन को दिया था, और अब फ्लोरा को लग रहा था कि मॉरीन उसके आइडिया पे लिखी हुई स्क्रिप्ट से अमीर हो जाएगी, जिससे उसे जलन हो रही थी। यहाँ से सीन जाता है अब अगले दिन, जहां पर फ्लोरा एक वीआर वीडियो गेम की कंपनी में आई हुई थी, जब उसे फोन आता है मॉरीन का। मॉरीन फ्लोरा को बताती है कि स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टर मिल गया है, पर मॉरीन को स्क्रिप्ट में कुछ फेरबदल करनी है, जिसके लिए वो फ्लोरा की मदद मांगती है। फ्लोरा यहाँ पे मॉरीन को मना कर देती है और फोन काट देती है, क्योंकि दोस्तों फ्लोरा ने कर दिया था मॉरीन के साथ धोखा, और वो खुद भी एक डायरेक्टर से मिलने के लिए आई हुई थी उस जगह पे। पर यहाँ पे जब फ्लोरा और मॉरीन फोन पे बात कर रहे थे तो मॉरीन के पास आती है एक टैक्सी, और टैक्सी वाला मॉरीन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें फ्लोरा फोन पे सुन रही थी, पर फ्लोरा को वो बातें याद नहीं रहती। और वहीं दूसरी तरफ मॉरीन को टैक्सी ड्राइवर अपने साथ टैक्सी में बिठाल के ले जाता है, जबकि मॉरीन उसे बोल रही थी कि वो पैदल चले जाएगी। सीन अब यहाँ से 4 दिन और आगे जाता है, जहाँ पे फ्लोरा के पास आती है जू नाम की एक डिटेक्टिव मॉरीन के बारे में बात करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि मॉरीन 4 दिन से गायब है, और इतना सब कुछ देखने से हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि फ्लोरा ने ही शायद अपनी दोस्त को किडनैप करवा लिया है, पर ऐसा नहीं था। खैर, जू फ्लोरा से करती है सवाल जवाब
और फ्लोरा ऑलरेडी जू को बता चुकी थी कि उस दिन फोन पे क्या क्या बातें हुई थी, पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि अब फ्लोरा बोलती है कि शायद मॉरीन मर चुकी है और फ्लोरा को फोन वाली बातें भी ज्यादा याद नहीं थी। जू कंफ्यूज हो जाती है, पर फ्लोरा बताती है कि कल मैंने उसकी आत्मा को देखा था। हमें पता चलता है कि फ्लोरा जब काम से घर आई थी तो वो दवाई लेके सो गई थी, पर फिर उसे मॉरीन घर में ही दिखाई दी थी, क्रीपी गुड़ियाओं के साथ खेलती हुई। फ्लोरा को लग रहा था कि वो सब एक सपना है, पर वो सपना नहीं था क्योंकि फ्लोरा पूरी तरीके से जागी हुई थी। फ्लोरा को फिर मॉरीन की झलक दिखी थी और मॉरीन ने उसे गले लगाकर बोला था कि क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो। दोस्तों, यही वजह है कि फ्लोरा को लगने लगा था कि मॉरीन का घर हॉन्टेड है और फिर वो कॉफी शॉप में ज्यादातर रहने लगी थी। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव बोलती है कि ये सब शायद फ्लोरा के सपने में हुआ होगा और फिर जू फ्लोरा को कहती है हिप्नोथेरेपी में चलने के लिए, ताकि पता चल सके कि फ्लोरा ने मॉरीन के साथ फोन पे क्या बात करी थी डिटेल में। अब यहाँ से सीन जाता है कॉफी शॉप में वापस, जहाँ पे फ्लोरा सारी बातें उसी अजीब आदमी को बता रही थी, पर फ्लोरा ये भी बताती है कि हिप्नोथेरेपी के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। मतलब दोस्तों, फ्लोरा ऑलरेडी हिप्नोसिस करवा कर आ चुकी है, पर अब तभी टेबल पे से वो अजीब आदमी गायब हो जाता है। फ्लोरा को अब लगने लगता है कि वो आदमी कोई भूत था जिससे वो डर जाती है, पर फिर वो अपने डायरेक्टर से बात करने लगती है जिसे फ्लोरा ने मॉरीन की स्क्रिप्ट को बेचा था। डायरेक्टर फ्लोरा को मिलने के लिए बुलाता है, पर फोन काटते ही फ्लोरा को फोन आता है जू का, जिसे मॉरीन की लाश एक नदी के किनारे के पास मिल गई थी। ये सुन के ऑब्वियसली फ्लोरा को बुरा लगता है, पर फ्लोरा को उस पार्क का नाम याद था क्योंकि मॉरीन ने लास्ट टाइम फोन पे यही बोला था कि वो उस पार्क में जा रही है। फ्लोरा अब तुरंत वहां से निकलती है और दोस्तों, रोड की दूसरी तरफ वो लाल टैक्सी वाला ही खड़ा था। फ्लोरा पहुंचती है वापस घर और उसे अब घर में दिखाई देती है मॉरीन। फ्लोरा यहाँ पे मॉरीन से माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जेलस हो गई थी, जबकि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। पर मॉरीन बोलती है कि तुम्हें उस टैक्सी वाले के बारे में पता है। फ्लोरा इस बात से डर जाती है क्योंकि वो टैक्सी वाले को सच में नहीं जानती थी और तभी मॉरीन गायब हो जाती है और वहां पे आती है जू। अब यहाँ पे फ्लोरा जू को बताती है कि उसे वो लोग दिख रहे हैं जो सच में है ही नहीं। जू के हिसाब से ये सब फ्लोरा के ऊपर हिप्नोथेरेपी का असर है और अब फ्लोरा का दिमाग ऐसी चीजें खोल कर ला रहा है जो उसे याद भी नहीं, और इसलिए हिप्नोथेरेपी की बात से उसे सपने दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरा को समझ नहीं आता कि वो अपने इन विजय से छुटकारा कैसे पाए, तो वो जू से मदद मांगती है, पर जू के पास भी कोई इलाज नहीं था। वही सीन जाता है टैक्सी वाले पे जो एक नर्स पे हमला कर देता है, पर तभी वो सीन बदल जाता है एक मूवी की शूटिंग में। और दोस्तों, ये वही मूवी थी जिसकी स्क्रिप्ट मॉरीन ने लिखी थी और अब इस मूवी पे फ्लोरा काम कर रही थी। खैर, यहाँ पे ये बात साफ थी कि फ्लोरा टैक्सी ड्राइवर को नहीं जानती और ये ड्राइवर असल में एक सीरियल किलर है जो मॉरीन और फ्लोरा को मारना चाहता था। और मॉरीन ने जब फ्लोरा को बोला था कि वो टैक्सी ड्राइवर को जानती है, तो असल में उस वक्त मॉरीन की आत्मा फ्लोरा को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो ड्राइवर फ्लोरा के साथ ही काम करता है। कहने का मतलब, जो ये किलर है ये फ्लोरा की मूवी के अंदर एक एक्टर बनकर आया हुआ है, पर फ्लोरा को इसकी सच्चाई नहीं पता। सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहां पे हमें पता चलता है कि फ्लोरा को जादू वगैरह करना भी आता है। खैर, शूटिंग के वक्त किलर हमेशा फ्लोरा के पास ही घूम रहा था और शूटिंग खत्म होने के बाद वो उससे बात भी करता है। किलर बोलता है कि उसे फ्लोरा से जादू सीखना है और इसलिए वो उसे डिनर पे इनवाइट करता है। वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और हम लोग ड्राइवर के पास नींद की दवाई देख पाते हैं। मतलब दोस्तों, वो फ्लोरा को भी मारना चाहता है। यहाँ पे अब ड्राइवर की आवाज सुन के फ्लोरा को याद आने लगती है मॉरीन की बातें और उसे लगने लगता है कि शायद उस दिन मॉरीन इसी एक्टर से बात कर रही थी। यहाँ पे फ्लोरा को किलर पे शक होने लगता है, पर तभी फ्लोरा को सेट से काम आ जाता है। फ्लोरा अब ड्राइवर के साथ नहीं जाती और फ्लोरा अब अपने शक के बारे में डायरेक्टर को बताती है और डायरेक्टर चुपके से डिटेक्टिव जू को फोन करके बुला लेता है, पर क्यों यह आगे पता चलेगा। खैर, अब अगले दिन फ्लोरा काम से घर जा रही थी कि तभी आता है ड्राइवर जो फ्लोरा को अपने साथ फाइनली कार में बिठा लेता है उसे घर ले जाने के बहाने। फ्लोरा गाड़ी में बैठ जाती है और दोस्तों, अब किलर ने अपनी गाड़ी को ब्लू कलर का करवा लिया था, तो फ्लोरा लाल कलर की गाड़ी को पहचान भी नहीं पाती, पर से शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब गाड़ी में बैठते ही फ्लोरा को दिखती है मॉरीन
जो गाड़ी के बाहर फोन पे बात कर रही थी। फ्लोरा को ये सब इसलिए याद आता है क्योंकि वो उसी गाड़ी में बैठी थी जिसमें मॉरीन किडनैप हुई थी और अब वो समझ जाती है कि किलर कौन है। फ्लोरा भागने की कोशिश करती है पर किलर गेट को लॉक कर देता है और वो गाड़ी में आकर फ्लोरा को बेहोश करने ही वाला था, पर तभी फ्लोरा उसे एक स्प्रे से आग लगाकर दूर कर देती है और तभी वहां पे आ जाता है डायरेक्टर 2 डिटेक्टिव्स को लेकर, जो किलर को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। डायरेक्टर फ्लोरा को बताता है कि उसे किलर पे ऑलरेडी शक था और इसलिए वो साइड बाय साइड डिटेक्टिव्स के साथ काम कर रहा था। और जब फ्लोरा ने अपने शक के बारे में डायरेक्टर को बताया तो उसका शक यकीन में बदल गया और इसलिए डायरेक्टर ने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया था और वो लोग किलर पे नजर रखे हुए थे और अब फाइनली किलर रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सब होने के बाद फ्लोरा घर जाती है जहाँ पे उसके सामने फिर से आती है मॉरीन। मॉरीन फ्लोरा को टेबल पे बुला लेती है और वो फ्लोरा का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से अब उसे शांति मिल जाएगी। फ्लोरा अब रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी दोस्त मॉरीन की स्क्रिप्ट का फायदा उठाया, पर मॉरीन फ्लोरा से गुस्सा नहीं थी क्योंकि आखिरकार वो मरने के बाद उस स्क्रिप्ट का करेगी क्या। फ्लोरा के इसी रिग्रेट के साथ ये वाली कहानी खत्म हो जाती है और हमें समझ आता है कि हमें कभी भी अच्छे लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब लास्ट कहानी शुरू होती है जिसका नाम है नो वे आउट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हो नाम के एक आदमी को जो उठता है एक खाली सुनसान बिल्डिंग में। कमरे में पानी भरा हुआ था और हो को कोई अंदाजा नहीं था कि वो वहां पे कैसे पहुंचा। हो अब आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से उस हॉन्टेड जगह से निकलने की कोशिश करता है और तभी रास्ते में उसे एक शीशे के अंदर दिखाई देती है एक आत्मा जो अगले ही पल गायब हो जाती है। हो को लगता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है और इसलिए अब वो थोड़ा जल्दी जल्दी भागने लगता है। वो पहुंच जाता है एक लंबे से हॉलवे में जिसके एंड में एक कमरा था और वहां पे उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। वो वहां एक सिंक से पानी पीता है और तभी उसे सुनाई देती है एक लड़की की आवाज, जिसको चेक करने के लिए वो आगे बढ़ता है। वो लड़की अब डिमोनिक तरीके से हो का नाम लेके उसे पुकारने लगती है और हो उस आवाज को फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कपल की आवाज सुनाई देने लगती है जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। उस कपल में बहस हो रही थी और हो उन आवाजों में एक लड़की की आवाज को पहचान रहा था और वो आवाज थी उसकी एक्स वाइफ आयु की। हो उस कमरे में जाता है पर उस कमरे में बस टीवी चल रहा था और कुछ नहीं। एक दूसरे कमरे में अचानक ही हो को एक लड़की का डिमोनिक चेहरा दिखाई देता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो को लकीली एक टॉर्च मिल जाती है जिसके बाद वो उस कमरे में फिर से चेक करता है पर अब वहां पे कोई नहीं था। हो अब टॉर्च के साथ आगे बढ़ता है और पहुंचता है एक अजीब कमरे में जहां पे कपड़े लटके हुए थे और कपड़ों के पीछे उसे दिखाई देते हैं पैर। हो डरते डरते आगे बढ़ता है और तभी कपड़े हटाते ही उसके सामने आ जाती है एक डिमोनिक लाश जिससे वो डर जाता है। वो लाश थी एक ड्राइवर की जिसकी झलक एक पल के लिए हो को दिखाई देती है और हो ये श्योर था कि यही ड्राइवर हो को इस जगह पर लाया था। कमरे में अब पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और हो वहां से भाग जाता है और फिर वो पहुंचता है एक बड़े से हॉल में। उस हॉल में भी हो को दिखाई देती है वो लड़की जिससे डर के वो छुप जाता है, पर वो लड़की बदल जाती है एक नॉर्मल इंसान में और वो थी हो की एक्स वाइफ आयु। आयु असल में अपने ऑफिस में काम कर रही थी और हो अब उसके पास जाता है और उसे लगता है कि ये बिल्डिंग आयु की ऑफिस बिल्डिंग है। आयु हो को वापस जाने के लिए बोलती है पर हो बोलता है कि शायद तुम्हारा ऑफिस हॉन्टेड है। आयु इस बात से इनकार करती है पर फिर हो बताता है कि तुम्हारे ऑफिस में मर्डर हुआ है क्योंकि उसने एक लाश को ढूंढा। आयु बोलती है कि रात के 2:30 बज रहे हैं तो शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, पर तभी कमरे के बाहर से आती है एक लड़की के चिल्लाने की आवाज। हो और आयु दोनों ही उस आवाज को सुनते हैं और आयु फाइनली हो की बात को मानकर उसके साथ चेक करने के लिए जाती है। हो आयु को ले जाता है उसी लाश को दिखाने के लिए, पर रास्ते पे हो को दिखाई देने लगती है उसी लड़की की आत्मा। हमें पता चलता है कि आयु अपने एक्स हस्बैंड को ज्यादा पसंद भी नहीं करती और इसलिए रास्ते पर वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। खैर वो दोनों पहुंचते हैं लाश वाले कमरे में, पर हो को अब वहां पे कोई भी लाश नहीं मिलती। ये देख के आयु को गुस्सा आ जाता है और वो हो को डांटने लगती है। आयु अब वापस जाने लगती है पर हो उसे रोकता है और इसलिए आयु उसे मार के भागती है, पर भागने की थोड़ी देर बाद ही आयु चिल्लाती है,
हो तुरंत आयु को चीख सुनकर भागता है और दूसरी तरफ आयु किसी से डर के भाग रही थी। वो जो भी चीज थी उसके हाथ बहुत ज्यादा डिमोनिक थे जो आयु को पकड़ लेते हैं। हो कुछ ही देर में आयु के पास पहुंचता है जो पूरी तरीके से अब डर चुकी थी क्योंकि दोस्तों किसी ने उसके पैर को पकड़ा हुआ था। हो डॉट से देखता है कि वो कौन है और असल में वो था एक आदमी जो मर चुका था। वो जब उस लाश को देखता है तो वो सोचता है कि आयु ने शायद उसे मार डाला और वो आयु को पुलिस बुलाने के लिए बोलता है, पर तभी आयु गायब हो जाती है। वो ये देखने के बाद फिर से घबरा जाता है और वो आयु को ढूंढने के लिए भागता है और भागते भागते वो पहुंच जाता है एक कमरे में जहाँ पे कोई दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो उस आवाज के पीछे जाता है और उसे मिलती है एक अजीब सी लैब जहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था जिसका नाम है जीमा। वो असल में जीमा को जानता था क्योंकि वो दोनों साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। वहीं पास में वो कोई किडनी मिलती है फ्रीजर के अंदर और वो समझ जाता है कि जीमा की किडनी को निकाल लिया गया है और यहाँ पे हो को याद आता है कि आखिर हुआ क्या है। हमें पता चलता है कि हो और जीमा साथ में ही काम कर रहे थे और आज के दिन एक कलीग ने उन्हें दवाई पिलाकर बेहोश कर दिया था। हो और जीमा को फिर वो ड्राइवर इस जगह पर ले आया था जिसकी लाश थोड़ी देर पहले हमें दिखी थी। यहाँ पे इन दोनों को लाया गया था इनके ऑर्गन्स निकालने के लिए और ये काम था हो की एक्स वाइफ आयु का जो असल में हो से नफरत करती थी। हो को अभी तक आयु के विजन और भूतों के विजन इसलिए आ रहे थे क्योंकि उसका दिमाग बेहोशी की दवाई से फिर चुका था और इसलिए उसे हर जगह डिमोनिक चीजें दिख रही थी। ये बात याद आने के बाद हो अब भागता है मदद लेने के लिए, पर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। उसे तभी फिर से गूंगी सी आवाज सुनाई देने लगती है और फिर वो उस अजीब आवाज के पास जाता है व्रेंच उठाकर, ये सोच के कि वो आवाज उसकी एक्स वाइफ की है। हो उस आवाज के पीछे पहुंचता है एक एलिवेटर में और वहां पे हो को मिल जाती है उसकी बीवी। और दोस्तों उसकी बीवी का मुंह टेढ़ा था और असल में आयु मर रही थी और इसलिए उसे नए ऑर्गन्स की जरूरत थी। आयु इसलिए ही अपने पति और जीवा को किडनैप करवा लाई थी, पर जब हो के ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे तो वो जाग गया था और उसने डॉक्टर को मार डाला था। हो ने फिर आयु के जितने भी साथी थे उन्हें पकड़कर एक एक करके मार डाला था और लोगों को मारते मारते वो पहुंच गया था उस पानी भरे कमरे में। हो ने वहां पे एक और इंसान को मारा था और फिर वो आयु को मारने के लिए पड़ रहा था, पर तभी ज्यादा घायल होने की वजह से हो गया था बेहोश। आयु फिर पूरी बिल्डिंग में अकेली बची थी और क्योंकि हर जगह ताले लगे हुए थे तो वो अपने अपाहिज शरीर को लेकर भाग भी नहीं पा रही थी। और ये बात याद करके अब हो समझ जाता है कि आयु अब बिल्कुल बेसहारा है और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं। यहाँ पे हो एक पुरानी बात को भी याद करता है जब आयु ठीक थी और वो दोनों शादीशुदा थे। एक दिन लड़ाई में हो ने आयु को बेहोश करके एसिड से जलाकर मार दिया था क्योंकि आयु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी और उसके बाद आयु हो गई थी अपाहिज। मतलब दोस्तों आयु को अपाहिज करने वाला और कोई नहीं हो ही था। यही रीजन है कि आयु अपने पति से बदला लेने के लिए उसके ऑर्गन्स निकालकर खुद के अंदर डालना चाहती थी, पर यहाँ पे उसका वार अब उल्टा पड़ चुका है। यहाँ पे आयु को अब हो मारने ही वाला था, पर इससे पहले हो कुछ भी कर पाता वहां पे आ जाता है जीमा और वो हो को मार के बेहोश कर देता है और आयु को बचा लेता है, ये चाहते हुए भी कि आयु ने ही उसकी किडनी निकलवाने की कोशिश करी। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि हर अच्छे इंसान के अंदर बुराई होती है और हर बुरे इंसान के अंदर अच्छाई होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट अल्टीमेट मेलोवेंस मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक स्पेशली इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो सब जगह फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहीं पे ज्यादातर लोगों के रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।